हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से लेक्चर नंबर 6। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये एक फोर्स लगता है। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जो फोर्स लगता है उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसी हो जाती है, किस पाथ पे वो ट्रैवल करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ बातें आज हम समझेंगे। तो मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। मोशन ऑफ ए चार्ज in a uniform magnetic field. Motion of a charge in a uniform magnetic field. ठीक है, देखिए पिछले टर्म पे हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई पार्टिकल मोशन करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है जो कि मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स था। ठीक है ना, उस लॉरेंस फोर्स की वैल्यू क्या थी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है ना, यानी कि व्हेन ए चार्ज इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, a force is exerted on the charge which is given as, ठीक है, फोर्स लगता है कितना, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा और F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाके आप देख लें। अब देखिए हम कंसीडर करते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज दैट इस प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में इसके अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है। ठीक है ना, देखिए अगर यहां पर हम देखें पाथ की बात करें, ठीक है, पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल, पाथ फॉलोड की बात करें अगर हम, पहली चीज अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ठीक है ना, थीटा 0 यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की भी डायरेक्शन इधर ही है। ठीक है ना, तो 0 डिग्री का एंगल अगर बनेगा तो फोर्स क्या लगेगा, 0, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन ऐसे ही जिधर जा रहा था उधर ही जाता रहेगा। ठीक है ना, यानी कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उसी पाथ पर स्ट्रेट लाइन में मोशन करता रहेगा। पाथ विल बी इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रेट है तो पाथ भी स्ट्रेट होगा। ठीक है ना, दूसरा अगर थीटा इज इक्वल टू 180 है, ठीक है ना, तब भी फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना, अगर थीटा 180 है तब भी फोर्स क्या होगा, 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन इधर। ठीक है ना, 180 डिग्री का एंगल है तो अभी भी फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही पाथ वो फॉलो करता रहेगा। ठीक है ना, charge will move undeflected on
स्ट्रेट पाथ। ठीक है ना, वही चीज है, इसमें दोनों में एक ही चीज लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी स्ट्रेट पाथ अनडिफ्लेक्टेड और इसमें भी अनडिफ्लेक्टेड। अब तीसरा केस आता है, देखिए थर्ड और फोर्थ केस ये इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड देखिए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, अगर 90 डिग्री पे एंटर करता है देन फोर्स होगा कितना, क्यू वी बी साइन 90, यानी कि फोर्स हो गया क्यू वी बी, मैक्सिमम फोर्स इस समय लगेगा। ठीक है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब ये कैसा पाथ लेगा वो देखते हैं। मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज हमने प्लस क्यू ले लिया, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है। जब वो यहां पर पहुंचा तो देखिए इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। वो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं या राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। ये दोनों रूल्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं। तो देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ, फोर्स किधर लगा, इधर की तरफ लगा। यानी कि जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो फोर्स इधर की तरफ इसके ऊपर लगा। अब पार्टिकल तो जा रहा था अपनी स्पीड से, इधर जा रहा था, फोर्स इधर लगा, यानी कि वो कुछ ऐसा पाथ ट्रेवल करने लगेगा। फिर जब यहां पर पहुंचा तब क्या होता है, फिर देखिए फोर्स, अब यहां पर डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी की ये है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो फोर्स कैसे लगा, इधर की तरफ लगा, यानी इस डायरेक्शन पर फोर्स इधर लगा था तो इस डायरेक्शन पर फोर्स इधर लगा, इस पॉइंट पर। जब वो यहां पर पहुंच गया, यहां कहीं पर, तो क्या हुआ कि यहां पर देखिए क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, करंट की डायरेक्शन, चार्ज की डायरेक्शन इधर की तरफ, फोर्स इधर की तरफ, फोर्स इधर लगा। इस तरह से क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल आगे घूमता हुआ ऐसे फोर्स लगता रहेगा और वो एक सर्कुलर पाथ ले लेगा। ठीक है, समझ में आया। हर एक पॉइंट पर जो फोर्स है वो इस सर्किल के सेंटर की तरफ लगेगा, तो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ ले लेगा। समझ में आ गई बात ये? ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल एंटर करता है और ऐसे एक सर्कुलर पाथ पर वो ट्रेवल करने लगता है। ठीक, अगर नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ ऐसे सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करने लगता। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो हम फ्लेमिंग्स रूल से देखते, अब अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो वो इधर की तरफ ऐसे मोशन करने लगता। अब इसके हर एक पॉइंट पर इस सर्किल के जो फोर्स है वो इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लग रहा है। ठीक है ना। अब देखिए कि कोई वर्क नहीं होता है इसमें, ये भी मैं पिछले टर्म पे बता चुका हूं आपको कि F परपेंडिकुलर होता है V के, यानी कि F परपेंडिकुलर V के, इसका मतलब F परपेंडिकुलर ds अपॉन dt, V को ds अपॉन dt लिख सकते हैं, तो F परपेंडिकुलर ds के। अगर फोर्स परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के तो वर्क डन कितना होता है, 0, F ds cos थीटा, cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है ना। तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के तो वर्क क्या होगा, 0। कोई वर्क नहीं होगा तो कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम 11 में पढ़े थे ना, वर्क 0 यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर। अब दोनों अगर एनर्जीज बराबर हैं इसका मतलब क्या होगा, मास तो चेंज होगा नहीं। ठीक है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड वो भी बराबर है। ठीक है ना, यानी कि ये एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता रहेगा। ठीक है ना, हमने एक बी मैग्नेटिक फील्ड में एक वी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया तो पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करने लगा जिसमें इसकी स्पीड नहीं चेंज होगी, हालांकि इसकी डायरेक्शन हर जगह पर चेंज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो नहीं चेंज होगा। तो कांस्टेंट स्पीड से वो एक सर्कुलर पाथ पर घूमता रहेगा। समझ में आ गई बात? यानी कि जब हम QVB होगा फोर्स, यानी कि V और B के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, चार्ज पार्टिकल moves on a circular path
ठीक है ना, एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करता रहेगा। अब देखिए अगर सर्कुलर पाथ पर कोई चीज मोशन कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो कैसा मोशन है वो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अब जब सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के चारों ओर एक सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन की वजह से डेवलप होता है। और सर्कुलर मोशन यहां किसकी वजह से डेवलप हुआ है? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ठीक है ना। यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हुआ है वो मैग्नेटिक फोर्स से प्रोवाइड हुआ है, ठीक है ना। मतलब the centripetal force is provided by magnetic force, ठीक है ना। तो जितना मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक। सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, ठीक। अब ये जो सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करेगा तो इसकी रेडियस क्या होगी, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ पर ये पार्टिकल ट्रेवल करने लगा, ठीक है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हुआ वो मैग्नेटिक फोर्स से प्रोवाइड हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंट्ज फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो पार्टिकल जब एंटर किया वो एक सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करने लगा। यहां पर फोर्स लगा ऐसे, यहां पर फोर्स लगा ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होता है कितना है सर? अभी देखा हमने QVB 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ठीक है ना। एक v से एक v कैंसिल, r इज इक्वल टू कितना आ गया? mv/QB, ठीक है ना। इस पाथ की जो रेडियस होगी वो mv/QB होगी, मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करेगी और मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगा रखा उस पर डिपेंड करेगी और m/Q पर डिपेंड करेगी, या Q/m कह सकते हैं। Q/m पर भी ये वैल्यू डिपेंड करेगी। मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है v/Q/mb, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो। चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या है उस बात पर भी डिपेंड करेगी जो इस पाथ की रेडियस है, ठीक है। अब हमें रेडियस पता चल गई है तो हम फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इसका कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड देखिए T इज इक्वल टू टाइम पीरियड, एक राउंड कंप्लीट करने में लगा टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? ये r रेडियस है तो 2πr, और स्पीड कितनी है v इसकी, तो 2πr/v, ठीक है ना। r की वैल्यू अगर यहां से इसमें पुट कर दें, r इज इक्वल टू कितना आएगा? देखिए mv/QB है, ये पुट कर देते हैं यहां पर, तो कितना आ गया? 2π/v और r की वैल्यू mv/QB। तो v से v कैंसिल हो गया, आ गया 2πm/QB, ठीक है ना। अगर टाइम पीरियड ये आया है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या आई?
फ्रीक्वेंसी आ गई f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि 1 अपॉन 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो फ्रीक्वेंसी आ गई क्यू बी अपॉन 2 पाई m। ठीक है ना। रेडियस पता चल गई, किन चीज़ों पर रेडियस डिपेंड करेगी वो पता चल गया, टाइम पीरियड पता चल गया, फ्रीक्वेंसी पता चल गया। अब अगर आप देखिए तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में वेलोसिटी का टर्म नहीं है, ठीक है ना। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, ये इसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। समझ गए बात को। यहां पर देखिए स्पीड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है क्या, कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। ठीक है, वेलोसिटी पर, स्पीड पर डिपेंड नहीं करते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, v की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से, तो v इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बी आर अपॉन m। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 1 अपॉन 2m क्यू बी आर अपॉन m। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन m। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कोई पार्टिकल 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड से एंटर करता है तो एक सर्कुलर पाथ लेगा, उस पाथ की रेडियस होगी r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, टाइम पीरियड होगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई m। और अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो हम एंगुलर स्पीड भी निकाल सकते हैं। यहां पर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। ठीक है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई इंटू क्यू बी अपॉन 2 पाई m। यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू आ गया क्यू बी अपॉन m। ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यू बी अपॉन m। अब ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, चार्ज, मास और मैग्नेटिक फील्ड पर। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लें। अगला केस देखते हैं फिर। अब देखिए फोर्थ केस है, अगर ये जो चार्ज पार्टिकल है ये 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री पर नहीं एंटर कर रहा है, कुछ एंगल थीटा पर एंटर कर रहा है, किसी भी एंगल थीटा पर एंटर कर रहा है। व्हेन चार्ज पार्टिकल enters at an angle थीटा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर एंटर करता है। ठीक, अब की बार हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दी गई है हमें, इस डायरेक्शन में, इस प्लेन ऑफ पेपर में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दी गई है। ठीक है,
ना चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ना इसके अपोजिट, ना 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल पर एंटर कर रहा है, ये थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है तो देखिए क्या होगा, इसका पाथ कैसा होगा वो समझिए। इस स्पीड के, इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट लिख सकते हैं यहां पर। एक तो इधर आ गया v cos थीटा, इसको ऐसे भी लिखते हैं v पैरेलल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट। एक हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा, और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर। ठीक है ना। अब देखिए हमने कंपोनेंट लिख दिया, अब हमें इससे मतलब नहीं। अगर किसी एंगल पर एंटर करता है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया v cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया v sin थीटा। अब पार्टिकल देखिए इधर भी मूव कर रहा है, एक तरह से देखिए तो इधर भी मूव कर रहा है, तभी इधर मूव कर रहा है। जो इसका परपेंडिकुलर वाला ये कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सर्कुलर पाथ होता है। इसका मतलब इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ लेगा, लेकिन एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर भी है यानी कि वो आगे भी बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, यानी सर्किल पर भी घूमेगा, आगे भी बढ़ता रहेगा। तो कैसे जाएगा देखो, ठीक है, सर्किल पर भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो कैसा पाथ बना, एक स्प्रिंग जैसा पाथ बना ना, स्प्रिंग जैसा पाथ बना। ठीक है ना, और इस पाथ को क्या कहते हैं, हेलिकल पाथ। ठीक है, तो अगर चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर एंटर करता है तो इट फॉलोज एन हेलिकल, इट फॉलोज ए हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। ठीक है ना, हेलिकल पाथ पर चलेगा पार्टिकल, कुछ ऐसा। ठीक है, समझ गए आप, स्प्रिंग जैसा पाथ हो जाएगा उसका। अभी पार्टिकल आगे भी बढ़ेगा, ठीक है, आगे भी बढ़ेगा और सर्कुलर पाथ भी लेता रहेगा, तो एक हेलिकल पाथ हो जाएगा इसका। ठीक, अब देखिए सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, पहले क्या थी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी v थी, अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी v sin थीटा है, तो रेडियस क्या होगी, पहले थी mv अपॉन क्यूबी, अभी क्या हो गई mv परपेंडिकुलर अपॉन क्यूबी, या mv sin थीटा अपॉन क्यूबी। अब देखिए, तो जब ये हेलिकल पाथ पर चलेगा तो रेडियस हो जाएगी mv sin थीटा अपॉन क्यूबी, sin थीटा पर डिपेंड करेगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ये लिखें, अगर हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इन सबको लिखेंगे तो वही आएगी जो पहले आ रही थी वैल्यू। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रही है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना आएगा, वही 2 पाई m अपॉन क्यू बी। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, वही क्यू बी अपॉन 2 पाई m। ठीक है ना, इन चीजों पर डिपेंड नहीं करेगी। अब देखिए होता क्या है कि जब ये पार्टिकल जैसे यहां से चला, मान लेते हैं इधर की तरफ जा रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान समझिएगा, ऐसे चला, ऐसे सर्कुलर पाथ लिया, एक राउंड के बाद यहां आ गया, फिर सर्कुलर पाथ लिया, यहां आ गया, इस तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा। ठीक है ना, यहां से चला, एक राउंड लिया, फिर अगला राउंड लिया, फिर अगला राउंड लिया। अब ये एक कंप्लीट साइकिल के बाद, एक कंप्लीट राउंड के बाद ये जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसने एक कंप्लीट राउंड के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी कि ये वाली डिस्टेंस। ठीक है ना, पार्टिकल अगर यहां से चलता है और एक राउंड के बाद यहां आ जाता है तो ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं पिच। ठीक है, पिच। तो पिच क्या हुई, द डिस्टेंस traveled by charge particle
along direction of magnetic field in one circle या in one complete राउंड या सर्किल। ठीक है ना, एक कंप्लीट राउंड के बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसको कहते हैं पिच। पिच से रिप्रेजेंट करेंगे, पिच कितना आएगी देखिए, पार्टिकल यहां से चला, एक राउंड लेने में जो टाइम लगा उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है ना, हमें डिस्टेंस निकालनी तो क्या करें, टाइम जितना लगा है, टाइम यहां से यहां पहुंचने में टाइम जितना लगा है, ठीक है ना, और स्पीड, टाइम और स्पीड, ठीक है ना, तो डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो पिच कितनी हो गई देखिए, टाइम इनटू स्पीड, कौन सी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वी पैरेलल से, यानी कि टाइम पीरियड इनटू वी पैरेलल। तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है 2 पाई m अपॉन क्यू बी एंड वी पैरेलल क्या है, v cos थीटा। ठीक है ना, ये हो गया पिच का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कोई चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो एक हेलिकल पाथ ले लेगा। ठीक है, वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट लिखेंगे, जो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के वो सर्कुलर घुमाएगा, और जो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के वो फॉरवर्ड घुमाए, आगे की तरफ ले जाएगा उसको। ठीक है ना, तो इसकी वजह से ये एक हेलिकल पाथ पर ट्रेवल करने लगेगा। ठीक, समझ में आ गई बात। अब देखिए, इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। An electron accelerated through a potential difference of 10 to the power 4 volt enters in a magnetic field of 0.05 Tesla in a direction normal to the magnetic field, calculate radius of curvature of its trajectory। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया जाता है 10 टू द पावर 4 वोल्ट से, एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। अब नॉर्मल अगर एंटर करेगा तो सर्कुलर पाथ लेगा, और सर्कुलर पाथ की रेडियस कैसे निकालेंगे हम, r इज इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी। ठीक है ना, यहां पर देखिए हमें m दिया गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हमें स्पीड नहीं दी गई है। ठीक है ना, अब स्पीड नहीं दी गई है तो हमें ये दिया गया है कि ये 10 टू द पावर 4 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होता है। ठीक है, तो जैसे एनर्जी हम हाफ mv² लिखते हैं अगर v स्पीड से चलती है, और अगर v वोल्ट पर चार्ज को एक्सेलरेट कराते हैं तो उसकी एनर्जी होती qv। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराते हैं तो क्या लिखते हैं, ev। समझ में आ गई बात। ठीक है, मतलब यहां पर अगर हम देखें तो हम v को कैसे कैलकुलेट करेंगे, qv। ठीक है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी काइनेटिक एनर्जी होती है, इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है ना,
तो V बेसिकली क्या आ गई, V आ गई 2QV अपॉन M अंडर रूट। ठीक है ना, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो R इज इक्वल टू क्या आया, M अपॉन QB 2QV अपॉन M। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए आप Q की जगह पर E भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये कितना आ गया, M से M कैंसिल हुआ, Q से Q अंडर रूट में, तो कितना आएगा एक्चुअली ये आया 1 अपॉन B अंडर रूट ऑफ 2M V अपॉन Q। ठीक है ना, 2mv अपॉन Q ये आ गया। यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 अपॉन मैग्नेटिक फील्ड 0.04 अंडर रूट 2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.31 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10⁻⁴ वोल्ट का अपॉन चार्ज 1.6 10⁻⁻19। इससे हमें पता चल जाएगी इसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, इसकी रेडियस क्या है। समझ में आ गया, तो इस तरह से हम रेडियस इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड an alpha particle having same kinetic energies enters in a constant magnetic field in a direction perpendicular to the magnetic field, calculate ratio of their radii of trajectories ठीक है। देखिए अब हमारे पास 3 पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है। काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, तो रेडियस किस चीज पर डिपेंड करती है पहले वो देखते हैं हम, उससे हम आसानी से रेशियो निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो परपेंडिकुलरली एंटर कर रही हैं तो R इज इक्वल टू mv अपॉन QB। ठीक है ना, अब देखिए B तो सबके लिए सेम है। ठीक है ना, चार्ज भी हमको सबका हम रेशियो के टर्म में लिख लेंगे, उसको जो मास है वो भी सबका हम रेशियो के टर्म में लिख लेंगे कि इसके ऊपर प्रोटॉन का डबल चार्ज होता है, इसके अल्फा पार्टिकल के ऊपर प्रोटॉन का 4 टाइम्स चार्ज होता है। ठीक है ना, लेकिन जो स्पीड्स हैं वो नहीं दी हैं, उसकी जगह पर हमें क्या दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी दे दिया है। ठीक है, तो स्पीड को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², यानी कि v इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2k अपॉन m। ठीक है ना, रख दे यहां पर, तो r इज इक्वल टू आ गया mv अपॉन QB अंडर रूट 2k अपॉन m। सॉरी, v की जगह पर तो वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गया कुछ 1 अपॉन QB अंडर रूट ऑफ 2km।
ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इनका रेशियो निकालें तो देखिए क्या आएगा। मान लीजिए हमने अल्फा पार्टिकल के लिए लिखा, सॉरी प्रोटॉन के लिए लिखा। अब प्रोटॉन के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 चार्ज ऑन द प्रोटॉन ई, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है उसका ऐसे लिख लिया, √2k, ये सब कांस्टेंट है, मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है ना। इसी तरह से ड्यूटेरियम के लिए लिखते हैं तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन के बराबर ही चार्ज होगा इसके पास भी, तो ये कितना हो गया E/√2k। इसके पास मास कितना होता है, प्रोटॉन का डबल, तो 2mp। इसी तरह से अगर हम अल्फा पार्टिकल के लिए लिखें तो 1/1, इसके पास 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है, 2e/√2k, और मास होता है 4 प्रोटॉन के बराबर। ठीक है ना। अब देखिए अगर आप, तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उनके अलावा देखिए जो कॉमन टर्म है उनके अलावा क्या बचा, अगर आप देखें तो एक तो 1/EB है ना, 1/EB है, √k है, फिर mp है। अब देखिए इसमें ठीक है ना 2 भी है, यानी कि इसको आप लिख सकते हो √2kmp/EB। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, √2kmp/EB इंटू √2, है ना। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, √2kmp/EB, और देखिए इधर क्या बचा, इंटू 4 का √2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है ना 1। अब देखो अब रेशियो आसानी से हम लिख सकते हैं, ये सब कॉमन टर्म है, यानी कि रेशियो क्या आ गया, Rp, R ड्यूटेरियम, R अल्फा, इनमें रेशियो क्या आया, 1/√2, 1। ठीक है ना, 1:√2:1, ये रेशियो आ गया। ठीक है। अब इसमें इस आंसर को हम ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं कि Rp और R अल्फा इनकी रेडियस एक जैसी होगी, Rp की और R अल्फा की रेडियस एक जैसी होगी, जबकि ड्यूटेरियम की रेडियस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना, ड्यूटेरियम की रेडियस जो है वो सबसे ज्यादा होगी, तो ड्यूटेरियम इन दोनों से बड़ा होगी इनकी रेडियस, यानी कि Rd। ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर को, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 होती है ना। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम। रेशियो का क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। A proton enters in a constant magnetic field of 4 into 10 to the power minus 2 Tesla with the speed 2 into 10 to the power 2 meter per second at an angle 30 degree with direction of magnetic field। ठीक है, calculate radius of the trajectory and pitch। ठीक है,
अब देखिए हमें क्या क्या दिया गया, प्रोटॉन दिया गया, तो चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड दिया गया 4 × 10⁻⁻2 टेस्ला। स्पीड दी गई है 2 × 10⁻², और अब की बार परपेंडिकुलर नहीं 30 डिग्री पर है, तो थीटा = 30 डिग्री है। मास ऑफ द प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें दी गई, हमें रेडियस बतानी, तो हमें पता आपकी बार वो कैसा पाथ लेगा, हेलिकल पाथ लेगा। किसी एंगल पर ये भी पूछ सकते हैं कैसा पाथ फॉलो करेगा, तो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। उसका रेडियस का भी हमने फॉर्मूला लिखा, क्या ऐसे होता है mv/qb, लेकिन जब किसी एंगल पर होता है तो mv परपेंडिकुलर, यानी कि mv sin θ/qb। तो r = 1.67 या 6 × 10⁻27 इंटू v है 2 × 10⁻2 इंटू sin 30/1.6 × 10⁻19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻², ठीक है ना। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। जैसे 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, 2 4 कितना आया, ऊपर आई -25, नीचे आई -21, यानी कि 10⁻⁻4 sin 30 1/2, तो 0.5 × 10⁻4 माइनस या 5 × 10⁻5 मीटर, ठीक है ना। ये तो आ गई रेडियस। अब पिच निकालना, 2πm/qb इंटू v cos थीटा, टाइम पीरियड इंटू स्पीड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें वैल्यूज पुट कर दे, 2πm मास ऑफ द प्रोटॉन, v cos 30 इंटू 4 × 10⁻²। इसको सॉल्व कर लेंगे तो पिच पता चल जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम रेडियस और पिच कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हेलिकल पाथ पर वो ट्रेवल कर रहा है तो, ठीक है। तो इस पर बेस्ड हम और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इसी टाइप के होंगे, सिंपल इस फॉर्मूले पर बेस्ड, ठीक है। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी रेडियस, टाइम पीरियड, ठीक है ना, इन सब के बारे में बात किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अगर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तब ट्रैजेक्टरी क्या होगी, ठीक, क्या क्या कैलकुलेशंस होंगे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप अगला वीडियो देखना ना भूलें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।